नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुभव है और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिजबुल्लाह के बारे में, जो एक ईरान समर्थित लेबनीज आतंकवादी संगठन है, और उसके लीडर नसरुल्लाह के बारे में, जिसे पिछले दिनों आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्स ने मार गिराया। साथ ही साथ हम बात करेंगे इजराइल और हमास और फिलिस्तीन की लड़ाई में किस तरह से ईरान, हिजबुल्लाह, नसरुल्लाह ये कंट्रीज और संगठन शामिल हुए, इसके पीछे की राजनीति क्या है और मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में ये क्या महत्व रखती है। इन्हीं सब टॉपिक पे डिटेल में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेबनान भूमध्य सागर के निकट एशियाई तट पर स्थित एक देश है। भूमि का कुल क्षेत्रफल इसका है 10,450 वर्ग किलोमीटर, और जो समुद्र की कुल तटरेखा है वो है 225 किलोमीटर। अगर इंडिया के हिसाब से माने तो इंडिया का एक स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का, त्रिपुरा, जो लगभग 10,491 वर्ग किलोमीटर है। यानी त्रिपुरा के साइज का देश लेबनान है। लेबनान क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया के सबसे छोटे देशों में शामिल है और दुनिया भर में ये 169th पोजीशन पे आता है। प्रति वर्ग किलोमीटर में 512 लोग रहते हैं, जो काफी घनी आबादी वाला देश है, यानी कम क्षेत्र में ज्यादा लोग रहते हैं। जिसमें से 89% जो लोग हैं वो लेबनान के शहरी इलाकों में रहते हैं, और सिर्फ 11% लोग जो हैं वो लेबनान के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। लेबनान समुद्र तल से औसतन 1250 मीटर की ऊंचाई पर है, और इसलिए यह दुनिया के सबसे ऊंचे देशों में से एक है। दो पड़ोसी देश इजराइल और सीरिया के साथ इसकी सीधी सीमाएं साझा होती हैं। मैं लेबनान के बारे में क्यों बता रहा हूं? क्योंकि लेबनान की बिना जानकारी हुए हम हिजबुल्लाह, नसरुल्लाह और लेबनान का मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स और इजराइल के साथ क्या मतभेद है, इसका बार बार इजराइल के साथ क्यों युद्ध होता रहा है पीछे भी, उसके बारे में समझना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए लेबनान का एक मोटा मोटा जानकारी होना जरूरी है। लेबनान में जो ह्यूमन सिविलाइजेशन आई हैं वो है 5000 ईसा पूर्व, और 3200 ईसा पूर्व से 539 ईसा पूर्व तक ये फिनीसिया का एक हिस्सा था, जो एक समुद्री साम्राज्य था जो मेडिटेरियन बेसिन तक फैला हुआ था। 64 ईसा पूर्व में यह क्षेत्र रोमन अंपायर और बाद में बैजेंटाइन अंपायर के नीचे रहा। 7वीं शताब्दी के बाद यह रशीदुद्दीन, उम्मय्यद और अब्बासिद खलीफा सहित विभिन्न खिलाफत के शासन में फलता फूलता रहा। 11वीं शताब्दी में क्रूसेडर राज्यों की स्थापना हुई, जो अयूबिड्स और मामलुक्स और अंततः ऑटोमन्स, जो तुर्की का एक साम्राज्य था, उसके अधीन ये रहा। ऑटोमन शासक अब्दुल मजीद के तहत पहला लेबनानी प्रोटो राज्य माउंट लेबनान मुतासरिफेट 19वीं शताब्दी में तंजीमत काल और मैरोनाइट ईसाइयों के घर के रूप में स्थापित किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यानी 1914 से 1918, उसके बाद ऑटोमन साम्राज्य का विघटन हो जाता है और 1940 में फ्रांस पर जर्मनी आक्रमण कर देता है और फ्रांस कमजोर पड़ने लगता है। इस समय तक लेबनान पर फ्रांस का शासन हुआ करता था। 1943 में लेबनान को फ्रांस से आजादी मिल जाती है और फ्रांस वापस लौट जाता है, और एक अलग तरह की धर्मनिष्ठ सरकार की स्थापना लेबनान में की जाती है, जिसमें राज्य के प्रमुख धार्मिक समूहों को विशिष्ट राजनीतिक शक्तियां दी गई। स्वतंत्रता के बाद नया लेबनानी राज्य अपेक्षाकृत ज्यादा स्थिर हो गया था, लेकिन अंततः लेबनानी गृह युद्ध जो 1975 से लेकर 1990 तक चला, इसमें ये पूरी तरह से बिखर गया। लेबनान को दो सैन्य कब्जों के बस में भी किया गया, जिसमें 1976 से 2005 तक सीरिया ने इसके बहुत सारे हिस्सों पर कब्जा किया हुआ था, और 1985 से लेके 2000 तक इजराइल ने भी इसके बहुत सारे हिस्सों पर कब्जा किया हुआ था। अब ये तो हो गई लेबनान की हिस्ट्री और इसकी डेमोग्राफी और इसकी डेमोक्रेसी और इसके लोगों के बारे में जानकारी। अब समझते हैं इजराइल और लेबनीज लोगों का, यानी इजराइल और लेबनान का क्या कॉन्फ्लिक्ट है। इजराइल लेबनान का ये जो संघर्ष है ये काफी टाइम से चल रहा है, जैसे मैंने पहले भी बताया। लेबनानी गृह युद्ध के दौरान संघर्ष चरम सीमा पर था। लेबनान से फिलिस्तीनी हमलों के जवाब में इजराइल ने 1978 में और फिर 1982 में लेबनान पर आक्रमण किया। इसके बाद इजराइल ने लेबनान के खिलाफ गुरिल्ला संघर्ष करते हुए
सन 2000 तक दक्षिणी लेबनान पर कब्जा किए रहा। इजराइल की वापसी के बाद हिजबुल्लाह के हमलों ने 2006 में लेबनान के युद्ध को जन्म दिया और 2023 में संघर्ष का एक नया दौर शुरू हुआ, जिसके कारण 2024 पर लेबनान पर अभी इजराइल ने अटैक कर दिया, जिसे आपने न्यूज में देखा होगा। पैलेस्टाइन लिबरेशन आर्मी पीएलओ ने 1948 में इजराइल के निर्माण के बाद निष्कासित या भागे हुए फिलिस्तीनी शरणार्थियों में से लेबनान में आतंकवादियों की भर्ती की। पीएलओ नेतृत्व और उसके फतह ब्रिगेड को भड़काने के लिए 1970-71 में जॉर्डन से निष्कासित कर दिया गया, जिसके बाद वे दक्षिणी लेबनान में प्रवेश कर गए, जिसके परिणाम स्वरूप आंतरिक और सीमा पार हिंसा में वृद्धि हुई। इसी बीच लेबनानी राष्ट्रीय संधि व जनसांख्यिकीय तनाव के कारण लेबनानी गृह युद्ध, जो 1975 से 1990 तक चला, वो शुरू हुआ। पीएलओ की कार्रवाइयां लेबनानी गृह युद्ध को भड़काने के प्रमुख कारणों में से एक थी और लेबनानी गुटों के साथ इसकी भयंकर लड़ाई ने विदेशी हस्तक्षेप को भी निमंत्रण दिया। इजराइल के 1978 के लेबनान पर आक्रमण ने पीएलओ को लिटानी नदी के उत्तर में धकेल दिया, लेकिन पीएलओ ने इजराइल के खिलाफ अपना अभियान जारी रखा। इस आक्रमण के कारण दक्षिणी लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों की तैनाती हुई और 1983 में इजराइल और लेबनान ने दोनों देशों के बीच सामान्य द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के लिए एक लाइन ड्रॉ की और मे 17th एग्रीमेंट, ये एक एग्रीमेंट का नाम था, उस पर हस्ताक्षर किया। लेकिन 1984 की शुरुआत में सिया और ड्रज मिलिशिया के अधिग्रहण के साथ संबंध फिर से खराब होने लगे। तो अगर एक ओवरऑल स्ट्रक्चर समझा जाए तो ये हुआ, जब इजराइल धीरे धीरे वेस्ट बैंक पर यानी फिलिस्तीन पर अपनी विस्तार करना शुरू किया, तो फिलिस्तीन से जो लोग थे वो भाग के जॉर्डन और लेबनान में गए, क्योंकि ये दोनों देश इजराइल की सीमा से सटे हुए देश थे। लेबनान में जाकर फिलिस्तीनी लोगों ने एक फिलिस्तीनी मिलिशिया ग्रुप बनाया, मतलब एक ऐसा ग्रुप जो हथियारों के दम पर आजादी चाहता था, और उस ग्रुप ने लेबनान की धरती का यूज करते हुए इजराइल पर अटैक्स अपने जारी रखे, जिसके खिलाफ इजराइल ने फिर लेबनान पर अटैक करना शुरू किया। 1985 में ईरान द्वारा प्रायोजित लेबनानी शिया इस्लामवादी आंदोलन हिजबुल्लाह ने लेबनानी क्षेत्र पर इजराइल के कब्जे को समाप्त करने के लिए सशस्त्र संघर्ष का आह्वान किया। इसने दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ और साउथ लेबनान आर्मी यानी एसएलए के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध भी लड़ा, यानी कि जो लेबनान की आर्मी थी वो इजराइल के साथ मिलकर हिजबुल्लाह से लड़ रही थी, क्योंकि हिजबुल्लाह लेबनान में भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा था वहां की गवर्नमेंट को। 1990 के दशक के दौरान दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने दो वॉर लड़े, जिसमें से 1993 में ऑपरेशन अकाउंटेबिलिटी और 1996 में ऑपरेशन ग्रेप्स ऑफ रैथ लड़ा गया। हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई ने कहीं ना कहीं इजराइल को कमजोर भी किया और जो एसएलए थी उसका पतन हो गया, जो वहां की लेबनान की आर्मी थी उसका धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गया। और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल को निर्देश दिया कि वो अपने क्षेत्र में वापस लौट जाए। सेबा फार्मों पर इजराइल के नियंत्रण का हवाला देते हुए सेबा फार्म एक जगह का नाम है। हिजबुल्लाह ने अपने अगले के 6 वर्षों में रुक रुक कर सीमा पर हमले जारी रखे। हिजबुल्लाह ने अब इजरायली जेलों में बंद लेबनानी नागरिकों की रिहाई की मांग करनी शुरू कर दी और सन 2000 में कैदियों की अदला बदली के लिए इजरायली सैनिकों को पकड़ने की रणनीति का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया, यानी इजरायली सैनिक पकड़ लेंगे और बदले में लेबनानी आतंकवादियों को छुड़ा लेंगे। हिजबुल्लाह द्वारा 2 इजरायली सैनिकों के पकड़े जाने से सन 2006 का लेबनान युद्ध भड़क उठा, जिसमें सीमा पार से हमले हुए और दक्षिण में एक इजरायली आक्रमण भी हुआ। इसके युद्ध विराम में हिजबुल्लाह के निरस्त्रीकरण यानी डिसआर्मामेंट की हथियार को त्याग देना और इजराइल द्वारा लेबनान की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करने का आह्वान किया गया कि अब ये इधर से अटैक नहीं करेंगे और इजराइल अपनी तरफ से लेबनान की जमीन पर अटैक नहीं करेगा। लेकिन सन 2006 के युद्ध के बाद स्थिति थोड़ी अपेक्षाकृत शांत तो हो गई थी, छुटपुट घटनाएं फिर भी जारी थी। अप्रैल 2023 के इजराइल लेबनान गोलाबारी के दौरान हिंसा में वृद्धि हो गई, यानी पिछले साल जो इजराइल हमास का फिर से युद्ध चालू हुआ, उसने इजराइल और हिजबुल्लाह के संघर्ष को भी फिर से बढ़ावा दिया, इसमें आग में घी का काम कर दिया।
जो 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के नेतृत्व वाले हमले के एक दिन बाद शुरू हुआ था। संघर्ष में शुरू में हवाई हमले और गोलाबारी शामिल थे, लेकिन संघर्ष सितंबर 2024 में यानी पिछले महीने ज्यादा बढ़ गया, जिसकी शुरुआती में लेबनानी पेजर और वॉकी टॉकी अटैक हुए, जिसको इजराइल ने वहां पे लेबनान में करवाया। इसके बाद इजराइल ने पूरे लेबनान में हवाई बमबारी शुरू कर दी, जिसमें 23 सितंबर को कम से कम 569 लोग मारे गए। यह गृह युद्ध के बाद से लेबनान में एक दिन में संघर्ष से संबंधित सबसे बड़ी जान माल की हानि थी। अगर आप लोग न्यूज को फॉलो करते होंगे तो आपने पिछले महीने सुना होगा कि लेबनान में जगह जगह पर पेजर और वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हुए, और वो पेजर और वॉकी टॉकी कुछ सालों पहले इसराइल ने अपनी स्ट्रेटजी के तहत प्लांट किए थे, एक सेल कंपनी बनाकर, जो हिजबुल्ला के टॉप लीडरशिप यूज करती थी कि ये चीजें ट्रेस नहीं होती हैं। और पहले इसराइल ने जब उसका हमास के साथ युद्ध की रफ्तार थोड़ी कम होने लग गई, हमास पर और गजा पट्टी पर लगभग लगभग इसराइल ने जब कब्जा कर लिया, उसके बाद फिर उसने हिजबुल्ला को टारगेट बनाया और सबसे पहले ये ब्लास्ट करके उसने हिजबुल्ला के टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया, या तो उनको हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया। उसके बाद उनके ठिकानों पर इसराइल ने अब हमले करने शुरू कर दिए हैं। जिन्हें इतिहास और जियोपॉलिटिक्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, उनको ये पता होगा कि लेबनान एक समय पर एक क्रिश्चियन कंट्री था जब ये फ्रांस के अधीन था। ये फ्रांस से आजाद हुआ 1943 के अराउंड। लेकिन ये किस तरह से एक मुस्लिम बाहुल्य कंट्री बन गया, और ये देखते देखते इजराइल और फिलिस्तीन के लिए एक बैटल ग्राउंड कैसे बन गया, इसके बारे में आइए बात करते हैं। लेबनान कभी एक ईसाई बाहुल्य देश था, जैसे मैंने अभी बताया, जो मध्य पूर्व में इकलौता ऐसा देश था। 1940 के दशक की शुरुआत में जब लेबनान स्वतंत्र हुआ, तो इसकी आबादी में जो मैरोनाइट ईसाई, एक ईसाइयों का एक सेक्ट होता है ये, और ग्रीक ऑर्थोडॉक्स ईसाई, ग्रीक कैथोलिक, शिया और सुन्नी मुस्लिम, ड्रज और यहूदी शामिल थे। हालांकि आज देश में ईसाई जो हैं वो अल्पसंख्यक हैं, और लेबनान की आबादी में मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है। और लेबनान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां पर लेबनान में रहने वाले लेबनीज लोग लेबनान से बाहर ज्यादा रहते हैं, यानी अमेरिका और यूरोप में ज्यादा लेबनीज है बजाय कि लेबनान के। कई इतिहासकार और जियोपॉलिटिक्स को जानने वाले लोग वर्तमान जो डेमोग्राफी चेंज है लेबनान में, उसे फिलिस्तीनी शरणार्थियों की आमद और लेबनानी गृह युद्ध को दोषी मानते हैं, क्योंकि लगातार वहां पे युद्ध चल रहे थे जिसकी वजह से लेबनीज लोग माइग्रेट करते रहे। और दूसरी वजह ये थी कि फिलिस्तीन से बहुत सारे लोग लेबनान में एक साथ आए, और वहां पर फिर वहां पहले से रह रहे क्रिश्चियन के साथ उनका बैठना उठना नहीं हो पाया, और इसलिए लेबनीज लोग वहां से छोड़कर चले गए। लेबनान जॉर्डन के साथ उन देशों में शामिल है जिन्होंने 1948 के अरब इजरायली युद्ध के कारण फिलिस्तीन से भागे अधिकांश शरणार्थियों को स्वीकार किया था। यानी लेबनान और जॉर्डन, जो इजराइल की सीमा से लगे हुए दो मेन देश हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा फिलिस्तीनी शरणार्थी लिए थे। जैसे बांग्लादेश पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो बांग्लादेश के लोग भारत में आकर शरण लिए होते, उसी तरह से। यूएनएचसीआर के अनुसार 1948 में जाफा, हाइफा, एकर और गैलिली से लगभग, ये शहरों के नाम है इजराइल के, लगभग 1,10,000 फिलिस्तीनी शरणार्थी लेबनान पहुंचे थे। अरब इजराइल संघर्ष में लेबनान की पहली भागीदारी 1948 में हुई, यानी 1947 में लगभग हमारे साथ इजराइल को भी स्वतंत्रता मिली थी, और 1948 में इजराइल पर अरब देशों ने मिलकर अटैक कर दिया था, जैसे भारत पे आजाद होते ही पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था। उस समय मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, इराक के साथ मिलकर लेबनान ने नए नए बने हुए इजराइल पर अटैक किया था। इसके बाद 1967 में एक 6 डे वॉर होती है, जिसमें लेबनान ने फिलिस्तीनी मुद्दों का समर्थन करने के साथ साथ अरब देशों के साथ मिलकर इजराइल पर फिर से अटैक किया। इसे 6 डे वॉर इसलिए कहते हैं क्योंकि इजराइल ने इस वॉर को 6 दिनों में समाप्त कर दिया, सबको हराकर। इसके बाद के वर्षों में लेबनान पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ का गढ़ बन गया, जिसमें बहुसंख्यक ईसाइयों में असंतोष फैल गया। जो मैंने अभी पहले बताया कि बाहर से आए हुए लोगों से वहां के लोगों को प्रॉब्लम होने लग गई। बढ़ती शत्रुता के कारण लेबनानी गृह युद्ध शुरू हुआ, और 1975 में हुए इस युद्ध में ईसाई, शिया और सुन्नी अपने अपने नियंत्रण के लिए लड़ने लगे, क्योंकि ये तीन सबसे
बड़े जनसंख्या वाले समूह थे। संघर्ष के परिणाम स्वरूप ईसाई लेबनान से भागकर अमेरिका और यूरोप में जाकर बस गए और लेबनानी गृह युद्ध ताइफ समझौते या राष्ट्रीय समझौते के दस्तावेज के साथ समाप्त हुआ, जिसके तहत जनसांख्यिकी प्रतिनिधित्व के आधार पर एक संसद बनाई गई, यानी जिसकी जितनी जनसंख्या उस हिसाब से एक संसद बनाई गई। समझौते के अनुसार लेबनान का जो राष्ट्रपति बनेगा वो एक मारोनाइट क्रिश्चियन होगा और प्रधानमंत्री एक सुन्नी मुसलमान होगा और संसद का अध्यक्ष एक शिया मुसलमान होगा। यानी जो टॉप के 3 पोजीशंस है वो 3 जनसंख्या वाले लोगों को दे दी गई, जो एक तरह से डेमोक्रेसी के तहत अगर बात करें तो मजाक की तरह भी है। यह वह समय था जब लेबनान पर 1982 के इजरायली आक्रमण से लड़ने के लिए ईरान समर्थित हिजबुल्लाह की स्थापना भी हुई। वर्षों से हिजबुल्लाह लेबनान में सबसे प्रभावशाली राजनीतिक ताकत में उभर रहा था और दक्षिणी लेबनान इजराइल को निशाना बनाने वाले हिजबुल्लाह रॉकेटों का लॉन्चिंग पैड भी बन गया था, जो अभी भी जारी है। जैसे अभी जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां पर बहुत सारे आतंकवादी संगठन अपना लॉन्च पैड बनाए रखते हैं और वहां से आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेट करते हैं कश्मीर में। कुछ इसी तरह से समझ लीजिए। अब जानते हैं ये हिजबुल्लाह क्या है। हिजबुल्लाह एक राजनीतिक दल है या फिर ऐसा कह लें कि एक उग्रवादी संगठन है। 1982 में इजराइल के आक्रमण के बाद लेबनान की गृह युद्ध के दौरान ये एक मिलिशिया ग्रुप के रूप में उभरा। सन 2000 के दशक में यह लेबनान में सबसे प्रमुख राजनीतिक ताकतों में से एक हो गया। अब लेबनान में एक शिया मुस्लिमों का संगठन, एक सुन्नी मुस्लिमों का संगठन, एक मैरोनाइट क्रिश्चियन का संगठन, साथ ही साथ एक हिजबुल्लाह का संगठन। तो इस तरह से लेबनान में अब टोटल 4 ताकतें हो गई। शिया मुसलमान पारंपरिक रूप से लेबनान में सबसे कमजोर धार्मिक समूह है। 1979 में शिया बहुल ईरान में इस्लामी क्रांति और 1982 में लेबनान पर इजराइल के आक्रमण के बाद लेबनान के शिया मौलवियों ने एक समूह ने लेबनान से इजराइल को खदेड़ने के लिए वहां पर एक इस्लामी गणराज्य की स्थापना का लक्ष्य लेकर हिजबुल्लाह संगठन का गठन किया। तो ईरान में 1979 में एक क्रांति हुई थी, जिसे ईरान की इस्लामी क्रांति के रूप में आप मान सकते हैं। उससे पहले ईरान की जो स्थिति थी वो वेस्ट के बहुत नजदीक था ईरान। वहां पे डेवलपमेंट बहुत था, वहां पे फैक्ट्रियां बहुत थी, रोजगार बहुत थे, औरतों को बहुत आजादी थी और लगभग ईरान तुर्की या यूरोप के देशों की तरह था। मतलब आजादी बहुत थी। आपने अभी कुछ समय पहले ईरान में देखा होगा कि वहां पर जो औरतें बिना सर को ढके हुए रास्ते पे जा रही थी, वहां के जो कट्टर धार्मिक संगठन वाले लोग थे वो आके उनके बाल काट देते थे या उनको मारते पीटते थे। तो ये ईरान की एक पुरानी मेमोरी है जो उनको बार बार रिकॉल करती रहती है कि हम पहले इस तरह से थे। अब ईरान जब से वहां पे इस्लामिक क्रांति हुई, बहुत औरतों को आजादी की कमी हो गई। वहां पे जो फैक्ट्रियां थी वो धीरे धीरे कम होने लगी क्योंकि बहुत सारे सैंक्शंस लग गए यूरोप से और अमेरिका से। तो ईरान अब धीरे धीरे पीछे की तरफ जाने शुरू कर दिया, अगर सभ्यता के हिसाब से बात करें। क्योंकि सभ्यता में तो ये होता है कि लोग इवॉल्व करते हैं कि आज जो है कल उससे थोड़ी बेहतर होंगे, लेकिन वो पुरानी रूढ़िवादी ख्यालों में जाना ईरान शुरू कर दिया था इस्लामिक क्रांति के बाद। तो उसकी वजह से ईरान के आसपास के देशों में भी उसका फर्क पड़ना शुरू हो गया था। हिजबुल्लाह बेका घाटी, दक्षिणी लेबनान, दक्षिणी बेरूत के मुख्य रूप से शिया क्षेत्रों में स्थित था। इसने ईरान के साथ अपने प्रयासों का समन्वय बनाकर रखा और इसे ईरान से पर्याप्त मात्रा में रसद, गोला बारूद और हथियार मिलते रहते थे। इसने हिजबुल्लाह ने लेबनान में रह रहे बड़े पैमाने पर जो युवा थे, जो फिलिस्तीन से आए हुए थे, भागकर लेबनान में शरण लिए हुए थे, या ऐसे युवा जो इजराइल से नफरत करते थे, उनको अपनी आर्मी में धीरे धीरे रिक्रूट करना शुरू किया। पैसे के, हथियार का और रसद का तो कमी था नहीं, उसके लिए उनको ईरान सपोर्ट करता था। ईरान क्यों सपोर्ट करता था उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इस तरह से हिजबुल्लाह कार में बम धमाके करना या मानव बम वाले बम धमाके करना, इस तरह के एक्टिविटीज करना शुरू कर दिया। या इजराइल के साथ गुरिल्ला वॉर लड़ना, कि जाना वहां पे उनके सैनिकों को बंदी बना लेना या जाना सैनिकों को मार देना, उसके बाद फिर वापस भाग जाना। इस तरह के हिजबुल्लाह छुटपुट हमले करना शुरू कर दिया। 1990 में एक सहमत व्यवस्था लागू होने के बाद गृह युद्ध लेबनान का समाप्त हो गया, जिसमें देश के कई धार्मिक संप्रदायों ने सत्ता साझा की,
जैसे जैसे राजनीतिक माहौल बदला वैसे वैसे हिजबुल्लाह की विचारधारा और बयानबाजी भी बदलने लगी। 2009 में इजराइल के प्रतिरोध के साथ ईरान के समर्थन का आह्वान करते हुए इसके लेबनान में एक इस्लामी गणराज्य की स्थापना की जो मांग हिजबुल्लाह कर रहा था, उसको इसने छोड़ दिया और लोकतंत्र का समर्थन किया, जो सांप्रदायिक हितों के बजाय राष्ट्रीय एकता का प्रतिनिधित्व करता था। इसी बीच हिजबुल्लाह उन कुछ मलीशिया समूहों में एक था जिसने गृहयुद्ध के अंत में सीरियाई लोगों ने निरस्त्र नहीं किया था। यानी कि जैसे अफगानिस्तान में अमेरिका वापस जब जाने लग गया, वहां पर हथियार छोड़ के चला गया, उसी तरह से सीरिया ने जब लेबनान पर अटैक किया था, वहां पे राज कर रहा था, उसने हिजबुल्लाह के लोगों को निरस्त्र नहीं किया था, हथियार उन्हीं के पास रहने दिए थे। और जब लेबनान ऐसे गुटों में विभाजित हो गया जो देश सीरियाई भागीदारी का समर्थन करते थे, तो हिजबुल्लाह ने दृढ़ता से सीरिया का पक्ष भी लिया। हिजबुल्लाह ने सन 2000 में इजराइल की वापसी तक दक्षिणी लेबनान में इजराइल के खिलाफ एक निरंतर गुरिल्ला अभियान भी जारी रखा। सालों बाद 12 जुलाई 2006 को हिजबुल्लाह ने इजराइल की जेलों में बंद 3 लेबनानी लोगों को रिहा करने के लिए इजराइल पर दबाव बनाने के प्रयास में इजराइल के खिलाफ एक सैन्य अभियान की शुरुआत की, जिसमें कई इजरायली सैनिकों की मौत हो गई और 2 को युद्धबंदी के रूप में अपहरण भी कर लिया गया। इस कार्रवाई के कारण इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान चलाया। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच 34 दिनों तक चले इस युद्ध के परिणाम स्वरूप लगभग 1000 से ज्यादा लेबनानी लोग मारे गए और लगभग 1 लाख लोग विस्थापित हो गए, मतलब उनको अपना जगह छोड़कर जाना पड़ा। 2006 के युद्ध के बाद के महीनों में हिजबुल्लाह ने अपनी प्रतिष्ठा का इस्तेमाल लेबनान की सरकार को गिराने के लिए किया, क्योंकि कैबिनेट में ज्यादा सीटों की उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही थी। इसके सदस्यों ने अमल मिलिशिया के सदस्यों के साथ कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। अमल मिलिशिया भी एक आतंकवादी संगठन है। विपक्ष ने तब घोषणा की कि शेष कैबिनेट ने अपनी वैधता खो दी है और नई सरकार की गठन की मांग में, जिसमें हिजबुल्लाह और उसके विपक्षी सहयोगियों के पास वीटो शक्ति है, वो पीछे हट रहे हैं। और कुछ इस तरह हिजबुल्लाह लेबनान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में एक अहम जगह बनाने में सफल हो गया और लेबनान की जमीन का यूज करके उसने इजराइल पर अपने अटैक्स जारी रखे। तो इस तरह से लंबे टाइम से इजराइल और लेबनान के बीच में शांति थी, छोटे मोटे छुटपुट हमले हो रहे थे इधर से भी उधर से भी। लेकिन जो ये कन्फ्लिक्ट था इजराइल और लेबनान का, ये पिछले साल यानी 2023 में फिर से उभर गया। 2023 में हिजबुल्लाह और आईडीएफ को लेबनान, इजराइल और सीरिया द्वारा दावा किया गया एक एरिया है गोलान हाइट्स, उसकी एक भूमि है सेबा फार्म्स, उसको लेके इनमें टकराव चालू हो गया, जिसपे इजराइल भी अपना अधिकार कहता है, लेबनान भी कहता है, सीरिया भी कहता है। गाजा पट्टी में हिजबुल्लाह का जो एक सहयोगी संगठन है हमास, जिसने अभी पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया, दक्षिणी इजराइल पर, जिसके जवाब में इजराइल ने फिर हमास पर और गाजा पट्टी पर अटैक किया। लेकिन उसी बीच में हिजबुल्लाह भी इजराइल के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। इस समय पर इजराइल बिल्कुल शांत था हिजबुल्लाह के लिए। वो पहले गाजा पट्टी को क्लियर करना चाहता था कि पहले गाजा पट्टी क्लियर हो जाए, हमास पे कंट्रोल हो जाए, उसके बाद फिर लेबनान पर या हिजबुल्लाह पर अटैक किया जाएगा। और जैसे ही हमास को उसने कंट्रोल कर लिया, उसके बाद फिर लेबनान में हिजबुल्लाह के जो लीडर्स थे, कमांडर्स थे, उनके पेजर्स में और उनके वॉकी टॉकी में ब्लास्ट होने शुरू हुए। इसके बाद इसराइल ने धीरे धीरे करके जो उसका टॉप लीडरशिप था, पेजर अटैक और वॉकी टॉकी अटैक से उसके टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया या हॉस्पिटल पहुंचा दिया। फिर उनके जितने लॉन्च पैड थे उन पे बम से हमला करना शुरू कर दिया या मिसाइल से हमला करना शुरू कर दिया, जिसके बाद 25 सितंबर को हिजबुल्लाह ने पहली बार मध्य इजराइल की ओर मिसाइल दागी, जिसका लक्ष्य तेल अवीव था। हालांकि इसे इजराइल के आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली, जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, जो हवा में ही मिसाइलों को मार गिराता है, उसने रोक दिया। 27 सितंबर को इजरायली वायुसेना ने नसरल्लाह को निशाना बनाकर बेरूत के दक्षिण में दाइह इलाके में 80 से ज्यादा बम गिराए। उसके अगले दिन हसन नसरुल्लाह का शव मिला और उसकी पहचान की गई और हिजबुल्लाह ने उसकी मौत की पुष्टि भी की। अब बात करते हैं हसन नसरुल्लाह कौन था, जिसकी अभी आपने न्यूज में खबर भी देखी होगी मरने की, और वो किस तरह से हिजबुल्लाह में प्रभुत्व रखता था और वो
किस तरह से हिजबुल्लाह को चलाता था या इजराइल के खिलाफ क्या स्ट्रेटजी अपनाता था, उसके बारे में हम बात करेंगे। हसन नसरुल्लाह का जन्म 31 अगस्त 1960 को बेरूत लेबनान में हुआ और मृत्यु उसकी पिछले महीने 27 सितंबर को हो गई। एक लेबनानी मिलिशिया ग्रुप का लीडर और ये एक राजनीतिक लीडर भी था, जिसने 1992 में हिजबुल्लाह हिजबुल्लाह को अरबी में कहते हैं ईश्वर की पार्टी के नेता यानी महासचिव के रूप में कार्य किया। उसके नेतृत्व में हिजबुल्लाह एक मिलिशिया के रूप में अपने गृह युद्धों की जड़ों से आगे बढ़ा और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के साथ साथ राजनीतिक कार्यक्रमों का भी एक विस्तृत नेटवर्क बनाया। यानी नसरुल्लाह के अंडर हिजबुल्लाह सिर्फ एक आतंकवादी संगठन नहीं था, जबकि ये लेबनान की राजनीति में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था और साथ साथ राजनीतिक कार्यक्रम भी कर रहा था। नसरुल्लाह का पालन पोषण पूर्वी बेरूत के करीब करंटीना इलाके में हुआ, जहां उसके पिता की एक छोटी सी किराने की दुकान थी। बचपन में नसरुल्लाह इस्लाम का एक गंभीर छात्र था। 1975 में लेबनान में गृह युद्ध छिड़ने के बाद नसरुल्लाह का परिवार बेरूत से दक्षिण की ओर चला गया। नसरुल्लाह वहां पर अमल में शामिल हो गया। अमल एक मिलिशिया ग्रुप था। इसके तुरंत बाद वो एक सिया मदरसे में पढ़ाई करने के लिए इराक के नजफ में चला गया। 1978 में इराक से सैकड़ों लेबनानी छात्रों का निष्कासन कर दिया गया और उसी में ये भी लेबनान लौट आया। 1982 में लेबनान पर इजरायली आक्रमण के बाद नसरुल्लाह ने अमल को छोड़ दिया, जो आतंकवादी संगठन था अमल को उसको छोड़ दिया उसने, और नए नए बने हुए आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह में ज्वाइन हो गया, जो एक अधिक कट्टरपंथी संस्था थी अमल के अपेक्षा। और ये संस्था हिजबुल्लाह आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी और ईरान में 1979 में इस्लामिक क्रांति से काफी प्रभावित थी। जो ये आयतुल्ला खुमैनी है, ये ईरान का सुप्रीम लीडर है अभी के समय में। अगर आप मान के चलो जैसे भारत में प्रधानमंत्री होते हैं, ऐसे ही अमतुल्ला खुमैनी ईरान का एक टॉप लीडर है। मतलब उसके अंडर में ही सारी शासन व्यवस्था ईरान में चलती है। 1980 के दशक के अंत में नसरुल्लाह हिजबुल्लाह के सैन्य रैंकों में ऊपर उठा और अमल के साथ साथ हिजबुल्लाह के संघर्षों में प्रमुख व्यक्ति बन गया। जैसे ही नेतृत्व की उसकी क्षमता नष्ट हुई, वो कौम में अपनी धार्मिक शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए ईरान चला गया। इसके बाद वो 1989 में लेबनान के युद्ध में वापस लौटा और अगले वर्ष गृह युद्ध के अंत तक वहीं रहा। नसरुल्लाह ने 1992 में हिजबुल्लाह की बागडोर अपने हाथों में ली। इसका रीजन था कि उसके जो पूर्ववर्ती अध्यक्ष थे शेख अब्बास अल मुसावी, उनकी इजराइल के एक मिसाइल हमले में मौत हो गई थी। जैसा कि ईरान ने सन 2010 और सन 2020 की शुरुआत में मध्य पूर्व में गठबंधनों के अपने नेटवर्क को मजबूत करने के लिए काम किया, नसरुल्लाह नेटवर्क के सबसे महत्वपूर्ण नोड्स में से एक था। 7 अक्टूबर 2023 को फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास ने जब गाजा पट्टी पर जमीन से और हवा से हमला किया, नसरुल्लाह ने हमले के लिए हमास को बधाई भी दी थी। हिजबुल्लाह और इजराइल ने हमले और इजराइल हमास युद्ध की शुरुआत के मद्देनजर अपनी सीमा पार झड़पों को भी जारी रखा। गाजा पट्टी पर लगभग एक साल युद्ध होने के बाद इजराइल ने सितंबर 2024 में लेबनान और हिजबुल्लाह की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया और 27 सितंबर को दक्षिणी लेबनान और बेरूत में तीव्र हवाई हमले शुरू कर दिए। और 27 सितंबर को दक्षिणी लेबनान और बेरूत में तीव्र हवाई हमले शुरू करने के ठीक एक हफ्ते बाद इजरायली वायुसेना ने नसरुल्लाह को निशाना बनाकर बेरूत के दक्षिण में दाई में 80 से अधिक बम गिराए। अगले दिन उसका शव मिला, जिससे उसकी पहचान हुई और हिजबुल्लाह ने भी उसकी मौत की पुष्टि की, जो मैंने अभी पहले बताया। ये तो सच है कि इजराइल के आसपास के जो अरब देश हैं, वो इजराइल को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं और वो हमेशा से इस बात के खिलाफ रहे हैं कि इजराइल को अरब देशों के बीच में लाकर ब्रिटिशर्स ने बसा दिया। लेकिन इजराइल दुनिया की इस समय की वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है, चाहे एजुकेशन के मामले में हो, चाहे इकोनॉमी के मामले में हो, या चाहे लेटेस्ट वेपन सिस्टम के मामले में हो। और यूरोप और अमेरिका से भी उसको समर्थन प्राप्त है। और होलोकॉस्ट के दौरान नाजी जर्मनी और हिटलर द्वारा यहूदियों पर किए गए जो अत्याचार थे, वो यादें अभी भी यहूदियों के दिमाग में ताजा हैं और ये बात वो पूरी दुनिया को हमेशा याद दिलाते रहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ था।
और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने उनको जो होमलैंड दिया, इजराइल बना, और फिर उसके बनते के साथ ही उस पर अटैक्स होने शुरू हुए। तो इस वजह से जो यहूदी कम्युनिटी है वो अपने होमलैंड को लेके और अपने लोगों को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव रहती है, और उसकी सुरक्षा के लिए वो कुछ भी कर सकती है। और एक बात इजराइल के लोगों को और ज्यूस कम्युनिटी को पता है कि अरब देशों को, या जो देश उनके खिलाफ हैं, खासकर जॉर्डन, लेबनान या हिजबुल्ला या ईरान, इस तरह के जो देश हैं जो उनके खिलाफ हैं, अगर वो एक बार जीत गए और इजराइल में घुस गए तो वो फिर ज्यूस कम्युनिटी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अपने आप को बचाना। तो उनको सिर्फ एक बार जीतना है और इजराइल को हर बार जीतना है अपने लोगों को सेफ गार्ड करने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उस टाइम पर इजराइल का अरब देशों के साथ संबंध थोड़ा अच्छा होना शुरू हुआ था। सऊदी अरेबिया, जिसके साथ उसका हमेशा वैचारिक मतभेद रहा और युद्ध भी लड़ा, लेकिन सऊदी अरेबिया के साथ भी उसने डील साइन की और उस तरफ से शांति बनी हुई थी। अभी भी लेबनान के साथ जारी युद्ध में भले ईरान, लेबनान ये सारे शामिल हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है कि वो युद्ध के साथ हैं या खिलाफ हैं या ऐसा कुछ। तो फिर सवाल ये उठता है कि ईरान को क्या समस्या है, क्योंकि ईरान इजराइल से काफी दूर है। अगर आप मैप में देखेंगे, ईरान पड़ता है, फिर जॉर्डन पड़ता है, उसके बाद इजराइल आता है। तो ईरान इतनी दूर है, लेकिन उसको इजराइल से प्रॉब्लम क्या है? तो इसमें दो कंडीशन है। पहला, तो ईरान एक न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश कर रहा है, जो अमेरिका नहीं चाहता है। तो अमेरिका इजराइल का इस्तेमाल करके हमेशा जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का है उसको पीछे की तरफ धकेलता रहता है, उसको खराब करता रहता है। एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन ये हो गया कि जो ओआईसी है, मतलब मुस्लिम देशों का जो संगठन है, 57 मुस्लिम कंट्रियों का, उसका जो हेड है, या मान के चलो जो टॉप पे है, वो सऊदी अरेबिया है। इसलिए भी क्योंकि सऊदी अरेबिया में इस्लाम के जो दो सबसे पवित्र जगह हैं, मक्का और मदीना, वो सऊदी अरेबिया में पड़ते हैं। और सऊदी अरेबिया एक सुन्नी कंट्री है, और पूरी दुनिया में जो इस्लाम है उसमें जो ज्यादा आबादी है वो सुन्नी मुसलमानों की है। जबकि ईरान एक सिया कंट्री है, और यहाँ पर कोई ऐसा पवित्र स्थान भी नहीं है जो इस्लाम की तारीख में बहुत महत्व रखता हो। फिर भी ईरान को और तुर्की, ये दो देश ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो ओआईसी को हेड करें, यानी वो टॉप लीडरशिप तक पहुंचे। तो ईरान के पास हमेशा ये मौका रहता है कि अगर वो एक बार भी इजराइल को हरा देगा, यानी ज्यूस कम्युनिटी को हरा देगा, तो वो इस दावे को कर सकता है कि हमें ओआईसी में टॉप लीडरशिप दी जाए। क्योंकि पूरी दुनिया में इस्लाम में ये है कि उनका ज्यूस के साथ मेलजोल नहीं हो पाता है। इसका रीजन हिस्ट्री है। एक मैंने इस पे वीडियो बनाया था नकबा डे से रिलेटेड, कि कैसे इजराइल बना और उस समय की तारीख क्या थी और क्या क्या हुआ और नकबा डे क्यों मनाते हैं। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, और वीडियो खत्म होने के बाद भी वो स्क्रीन पर फ्लैश करेगा, जहां से उस वीडियो को देख के उस पूरे सिनारियो के बारे में जाना जा सकता है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।